हेलो दोस्तों, मैं मंडलीक मिश्रा आप सभी का एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम ये भारतीय राज्य व्यवस्था के लेक्चर सीरीज में 5वें लेक्चर की बात करेंगे। हमने आपसे ये जो राज्य व्यवस्था की बात की है, बिल्कुल बेसिक से बात की है। जो भी जरूरी चीजें हैं, आपके परीक्षा उपयोगी जो भी जरूरी चीजें हैं, उनको हम सबको कवर कर रहे हैं और छोटी सी छोटी चीजों के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। उसी तारतम्य में ये हम 5वां लेक्चर लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। इसके पहले के लेक्चर में हमने चार्टर्ड एक्ट के बारे में बात की थी। जैसा कि हमने आपको पूर्व में ही बताया था कि अंग्रेजों ने भारत पे 2 तरीकों से शासन किया, कंपनी का शासन और ताज का शासन, जिसको आप कंपनी रूल और क्राउन रूल बोलते हैं। तो उसी में हमने बात की थी 1857 के विद्रोह और उसके बाद आए हुए भारत शासन अधिनियम 1858 तक की हमने आपसे बात कर ली थी। तो आगे हम देखेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1861, तो जो भारत शासन अधिनियम 1861 है, इसको लाने का क्या कारण था। आपके मन में यह क्वेश्चन तो उठेगा ही कि जब 58 में आ गया था ये एक एक्ट, तो उसको 61 में फिर तुरंत लाने की क्या आवश्यकता पड़ी, जबकि हमने आपको पूर्व में ही बताया था कि जो भी एक्ट आएंगे तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल द्वारा ये कहा गया था या ब्रिटिश संसद द्वारा ये कहा गया था, तो हर 20 वर्ष बाद अगले नए एक्ट आएंगे। पर आपके मन में तो प्रश्न उठेगा ही। तो देखिए, भारत में जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था या सैनिक विद्रोह कह लीजिए, 1857 की क्रांति, उस क्रांति, यद्यपि वह क्रांति तो विफल हो गई थी, अंग्रेजों ने उसको बड़ी आसानी से विफल कर दिया था, पर अंग्रेजों के मन में कहीं ना कहीं ये चीज घर कर गया था कि अगर इस तरह की दोबारा क्रांति होती है जिस तरह से 1857 की क्रांति हुई थी, तो हम बहुत दिन तक भारत उपनिवेशिक क्षेत्र में राज नहीं कर सकते हैं और ना ही हम यहाँ व्यापार कर सकते हैं। और इस भारत से व्यापार में उनको ढेर सारा लाभ होता था, बहुत फायदा होता था, तो यह छोड़ना भी नहीं चाहते थे और यहाँ पर वो आसानी से राज और व्यापार दोनों कर रहे थे। तो वो चाहते थे, इसीलिए 1861 का भारत शासन अधिनियम लाया गया और अंग्रेजों ने सोचा कि हम बिना भारतीयों के बहुत दिन तक यहाँ शासन नहीं कर सकते हैं। तो उनका उद्देश्य था कि भारतीयों को इसमें शामिल किया जाए और शामिल करने के लिए शामिल किया गया और उसमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। तो आइए देखते हैं कि कौन से महत्वपूर्ण कदम थे। पहला महत्वपूर्ण कदम तो हमारे स्क्रीन में दिख रहा होगा कि बंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंटी थी, उसको विधायी शक्ति, विधिक शक्ति वापस कर दी गई। आप पहले ही एक्टों में पढ़ चुके हैं कि पहले बंगाल और मद्रास के जो गवर्नर थे, उनके पास विधि बनाने की शक्तियां थी, पर बाद में उनको छीन ली गई और केंद्रीकरण किया गया। जो शासन का केंद्रीकरण किया गया, उनकी ये विधि शक्तियों को छीनते हुए। पर इसी भारत परिषद अधिनियम 1861 में पुनः उनको विधि शक्ति बनाने की छूट दे दी गई, उनको शक्ति प्रदान की गई कि आप विधि माने नियम बना सकते हैं। और यहीं से आप देखेंगे कि फिर से विकेंद्रीकरण की नींव पड़ी। जैसे आप भारत में देख रहे होंगे कि विकेंद्रीकरण शासन चल रहा है, तो यहां से ही फिर से जब बंबई और मद्रास को उनकी विधि बनाने की शक्ति दी गई, तो यहीं से हम विकेंद्रीकरण की शक्ति को देखते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण क्या चेंज बदलाव किया गया कि गवर्नर जनरल को संकटकालीन स्थिति में विधान परिषद की अनुमति के बिना, विधान परिषद होती थी, विधान परिषद की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई कि अगर विधानसभा की मंजूरी हो या ना हो, दोनों ही सूरतों में भारत का जो गवर्नर जनरल है या वायसराय है, वो अध्यादेश जारी कर सकता है। और आप अध्यादेश कितने समय के लिए वैलिड होगा, तो आप 6 माह, अगर आपसे कहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था, उसमें जो
अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी, उसकी वैलिडिटी कितने दिन रहती थी, तो आप आसानी से आंसर देंगे कि केवल 6 माह तक ही वो वैलिड रहता था। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि जो अगला बदलाव हुआ, विधानसभा की स्थापना हुई। विधानसभा की स्थापना हुई दोनों जगह, केंद्र में और प्रांतों में। प्रांत मतलब राज्यों में। केंद्र में विधि निर्माण के लिए कार्य परिषद का विस्तार किया गया। जो विधि बनाती थी केंद्र, उसकी कार्य परिषद थी, उस कार्य परिषद को और विस्तारित किया गया, माने और अधिक लोगों को उसमें जोड़ा गया। और क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुआ, कार्य परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की गई। पहले गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति नहीं की जाती थी, पर इस अधिनियम में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की गई और 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य नामित किए गए। यह सदस्य नामित किए जाते थे 6 से 12 अतिरिक्त सदस्यों में, जिसमें से बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव शामिल थे। जो गैर सरकारी सदस्यों की मैं बात कर रहा हूं आपसे। और हम अब आगे देखेंगे कि जो 31 साल बाद फिर से एक भारत परिषद अधिनियम आता है, जिसको हम 1892 कहते हैं। 1892 में भारत परिषद अधिनियम आता है। तो हम देखेंगे कि उसमें क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुए। ठीक है, तो हम आपको हमारे बोर्ड में दिख रहा होगा कि महत्वपूर्ण बदलाव कौन से हुए। अब ये हमारे लिखने का रीजन यही है कि जिससे आप नोट्स आसानी से बना सके। केवल हम आपको वही लेक्चर दे देंगे तो हो सकता है कि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत हो, इस वजह से हम पहले ही बोर्ड में लिख देते हैं। तो पहला जो महत्वपूर्ण इसमें बदलाव हुआ, तो केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। ठीक है, तो आपको एक थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकता है कि यार उस एक्ट में भी सदस्य बढ़ाए गए, इसमें भी सदस्य बढ़ाए गए। तो इसीलिए मैंने लिख दिया है गैर सरकारी सदस्य। अधिकतम 22 सदस्य थे, अधिकतम 22 सदस्य संख्या थी। और हमने 1861 वाले में 6 से 10 बताए थे आपको, पर इसमें 10 से 16 अतिरिक्त बता रहे हैं। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अधिकतम 22 सदस्य हो सकते थे, जिसमें 10 से 16 अतिरिक्त सदस्य बनाए गए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है 61 और 92 में, क्योंकि उसमें 6 से 10 थे अतिरिक्त सदस्य, उसमें 10 से 16 अतिरिक्त सदस्य हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। दूसरा जो बदलाव हुआ, केंद्र और प्रांतों के परिषदों में आकार और कार्य क्षेत्र में वृद्धि की गई। जैसे हमने ही बताया आपको कि भाई जो प्रांत थे, माने राज्य थे, बंबई और मद्रास, उसमें विधि शक्ति गवर्नर के पास दे दी गई। पहले ये छीन ली गई थी, पर 1861 में ही दी गई। और केंद्र में और उसके और आकारों में विस्तार किया गया और उनके कार्यों को और अधिक पैमाने पर दे दिया गया कि आप आसानी से इस कार्य को कर सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण क्या बदलाव हुआ कि बजट पर विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया। विधान परिषदों का निर्माण हो गया था। विधान परिषदों में बजट पर बातचीत होती थी, तो उस पर जिन भी सदस्यों को लगता था कि हम इस पर अपना विचार प्रकट कर सकते हैं, तो आज वो बजट पर अपना विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। वर्तमान समय में भी देखेंगे तो हमारी संसद में और विधानसभाओं में भी यह कार्य हो रहा है। ठीक है, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। अगर उस बजट सत्र में या विधानसभा में अगर किसी भी सदस्य को कोई क्वेश्चन पूछना होता था, तो यह भी अधिकार 1892 के अधिनियम में दिया गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार बजट पर चर्चा के दौरान अपने विचार व्यक्त करने को कहे गए, तो आप बताएंगे कि 1892 के भारत परिषद अधिनियम में यह महत्वपूर्ण बदलाव किया गया। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पहली बार प्रश्न पूछने का, ये पहला प्रश्न माने प्रश्न पूछने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया, तो आप आसानी से आंसर करेंगे कि भारत परिषद अधिनियम 1892 में पहली बार प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की गई और पहली बार चुनाव का प्रयोग किया गया। यह चुनाव
अप्रत्यक्ष था, ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं था। हाँ, पर इसमें समझने वाली बात है, हालांकि चुनाव शब्द का, इसको नोट कर लीजिए, शब्द का चुनाव का प्रयोग हुआ अप्रत्यक्ष तरीके में, पर हालांकि चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। आगे हम बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में, जिसको हम मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। यहां से पिछले ही वर्ष जो जनवरी में एग्जाम हुआ था एमपीपीएससी का, इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार, तो यही क्वेश्चन इसी से किया गया था। तो आप इसको अच्छे से सुने, समझें और इसको समझ लेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए हम देखते हैं 1909 का मार्ले मिंटो सुधार या भारत शासन परिषद, इसमें क्या क्या सुधार किए गए। मैं आपको बता दूं कि जो लॉर्ड मार्ले थे, यहाँ लिखा हुआ है मार्ले, लॉर्ड मार्ले जो थे इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव नियुक्त थे, और जो मिंटो थे वो मिंटो भारत के उस समय के वायसराय थे। तो दोनों के ही नाम पर मार्ले मिंटो सुधार किया जाता है, या सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत परिषद के किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, तो आप आंसर देंगे कि 1909 भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से इसमें सुधार किए गए। तो पहला सुधार था केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की गई, ठीक है। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में, प्रांतीय का मतलब है राज्य से, केंद्रीय परिषदों में जो 10 से 16 हुआ करती थी उसको बढ़ा के 10 से 60 कर दिया गया। इसमें सदस्य संख्या 10 से 60 सदस्य संख्या की जा सकती थी, ठीक है। और जो प्रांतीय विधानसभा थी इसमें कोई ऐसा माने फिक्स नहीं था, कितना भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसमें और इसीलिए काफी वृद्धि की गई और इसका विस्तार किया गया। दूसरा क्या सुधार हुआ कि केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा गया। जो केंद्रीय परिषद था जिसमें गैर सरकारी सदस्य 10 से 60 किए जा सकते थे, उसमें जो बहुमत था वो सरकारी सदस्यों को ही रखा गया। वहीं लेकिन प्रांतों में ये चेंज कर दिया गया कि प्रांतों में चाहे तो गैर सरकारी सदस्य की बहुमत हो सकती है, उसमें सरकारी सदस्यों के बहुमत की होने की आवश्यकता नहीं थी। तो प्रांत परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की अनुमति थी, माने उसमें भी गैर सरकारी सदस्य बहुमत प्राप्त कर सकते थे, लेकिन केंद्र में नहीं। तीसरा क्या था कि पूरे प्रश्न पूछने, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करने का अधिकार प्रदान किया गया। उसमें प्रश्न पूछने का अधिकार था, इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करने का अधिकार है, ठीक है, पूरा प्रश्न। फिर चौथा क्या बदलाव हुआ कि वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद में पहले भारतीय को, या यूं कहें कि एक भारतीय सदस्यों को नामित करने की व्यवस्था की गई। आप देखें कि 1861 में गैर सरकारी सदस्यों में जो सदस्य थे उसमें बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिवाकर राव थे, पर इसमें वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद में वो दूसरी बात हो रही थी। यहाँ वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद की बात हो रही है कि वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद में पहले भारतीय को स्थान देना सुनिश्चित हुआ, एक भारतीय सदस्य रखने की व्यवस्था की गई, ठीक है। वो पहले सदस्य कौन थे, आपसे यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से वो व्यक्ति हैं जो वायसराय या गवर्नर के पहले भारतीय सदस्य हुए हैं, तो वो थे सत्येंद्र प्रसन्न कृष्णा। ये आप याद रखिए, इसको आप सत्येंद्र प्रसन्न कृष्णा से पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आगे आने वाले भी समय में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं, ठीक है। और क्या बदलाव हुआ
मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक मताधिकार की व्यवस्था की गई। ये अभी पिछला जो एमपीपीएससी का एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स का, उसमें ये क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक मताधिकार की व्यवस्था किस कानून के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मे भी ये रिपीट न हो, पर इससे इन 4, 5, 6 जो सुधार हुए हैं उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और क्या हुआ, बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। पहले बजट पर बहस करने का अधिकार नहीं था, अपनी बातों को रखने का अधिकार था, पर बहस नहीं कर सकते थे। ठीक है, दिया गया। साथ ही प्रस्ताव पारित करने का भी अधिकार दिया गया। पहले प्रस्ताव पारित करने का अधिकार नहीं था, पर इस माननीय मिंटो सुधार में प्रस्ताव पारित करने का भी अधिकार दिया गया। ठीक है, और फिर क्या महत्वपूर्ण चेंज हुआ कि प्रेसिडेंसी जो कॉर्पोरेशन था और चैम्बर ऑफ कॉमर्स था, विश्वविद्यालय था और जमींदारों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। माने अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग प्रतिनिधित्व हो। प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन से अलग, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अलग, विश्वविद्यालय से अलग और जमींदारों से अलग प्रतिनिधित्व है। इनके अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। ये था मार्ले मिंटो सुधार। यह क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स पर हमें राय जरूर दें। आप हमारे चैनल पर बने रहें। हमारे चैनल, जो भी नए दर्शक हमारे चैनल को देख रहे हैं, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।